तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज। देखिए इस पार्ट में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजीज करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मददगार साबित होने वाली हैं आपकी पूरी लाइफ में, आपकी रूटीन लाइफ में, आपकी जो स्टडी है उसमें, हर तरफ से अब देखा जाए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का। ठीक है, वो क्या है? बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। अब देखिए सबसे पहला क्या होता है? अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस क्या है? आपके अकाउंट में, अपने बैंक में जो अकाउंट ओपन किया हुआ है उसमें जो मनी पड़ी हुई है दैट इज कॉल्ड अकाउंट बैलेंस। ठीक है, अकाउंट बैलेंस। द टोटल ऑफ द मनी इन ए पर्टिकुलर बैंक अकाउंट अलॉन्ग विद द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी, द नेट अमाउंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अकाउंट बैलेंस। आपने ₹1,00,000 जमा करवाए, 40,000 रुपये निकलवा लिए, तो नेट अकाउंट बैलेंस 60,000 रुपये। ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर इज द रीपेमेंट ऑफ ए क्रेडिट डेट विद द हेल्प ऑफ अनदर सोर्स ऑफ क्रेडिट। आपने क्या किया? बैलेंस ट्रांसफर किया इज द रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट डेट, रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट डेट विद द हेल्प ऑफ अनदर सोर्स ऑफ क्रेडिट। आपके क्रेडिट कार्ड की जो किस्त है, मान लीजिए मेरा कोई क्रेडिट कार्ड है यस बैंक का, उसमें से मेरी किस्त जानी है जून मंथ की। ठीक है, जून मंथ की जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो डेबिट होनी है। मैंने क्या ऑप्ट किया हुआ है? ऑटो पे ऑप्ट किया हुआ है। ऑटो पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, साइकिल, क्रेडिट कार्ड का साइकिल पूरा होने के बाद एक फिक्स अमाउंट मुझे दी जाती है, मान लीजिए 9th, नेक्स्ट मंथ की 9th को। ठीक है, मान लीजिए जून के महीने की जो साइकिल है उसकी जो पेमेंट है वो 9 अगस्त को और 9 जुलाई को होने वाली है। ठीक है, तो क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली मेरे जो क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक का उसमें से कट जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर कहाँ से कहाँ? मेरे सेविंग अकाउंट से क्रेडिट कार्ड की किस्त के लिए चला गया, ट्रांसफर हो गया। इन सम केसेस बैलेंस ट्रांसफर ऑल्सो रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द वन अकाउंट टू द अनदर अकाउंट। ठीक है ना, बैलेंस हम क्या करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने को भी बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक में खाता। खाता आपको पता है, हम सेविंग भी खुलवा सकते हैं, करंट भी खुलवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं, नॉन रिकरिंग भी हो सकता है। ए बैंक अकाउंट इज एन अकाउंट हेल्ड बाय ए पर्सन विद ए बैंक। अकाउंट ओपन किया गया है बैंक के साथ, विद द हेल्प ऑफ विच अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट, डिपॉजिट जमा करवा सकता है, अपनी मनी जो है सेफ सिक्योरिटी के तौर पर, सेफ्टी सेफ गार्ड के लिए रखता है वो अपने बैंक के पास, और ब्याज इंटरेस्ट अर्न करने के लिए और चेक के थ्रू पेमेंट करने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट ओपन करता है, दैट इज कॉल्ड बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? कहते हैं डेबिट कार्ड क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जो डेवलप किया गया विद डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी। डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी क्या है? एंड दैट इज यूज्ड व्हेन ए कंज्यूमर और कस्टमर मेक पेमेंट फर्स्ट टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड देन स्वाइप द कार्ड। द डेबिट कार्ड ऑपरेट इन एग्जैक्ट ऑपोजिट मैनर ऑफ द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में हम लोग क्या करते हैं, पहले जो लिमिट हमें मिली होती है उसमें से पैसे निकलवाते रहते हैं, पेमेंट करते रहते हैं, तो बाद में हम देते हैं। डेबिट कार्ड में बड़ी सिंपल चीज़ है, जितने पैसे मेरे अकाउंट में हैं उतने पैसे ही मैं ट्रांसफ़र या फिर पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है ना, मान लीजिए मेरे पास 2 कार्ड हैं, यस बैंक का मेरा डेबिट कार्ड है, यस बैंक का ही क्रेडिट कार्ड है। ठीक, तो डेबिट कार्ड किस लिए, किस काम में आता है? जितने अकाउंट में मेरे पैसे हैं मैक्स उतने पैसे ही निकलवा सकता हूँ या फिर आगे पेमेंट कर सकता हूँ किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। क्रेडिट कार्ड में क्या है, मैंने पैसे नहीं जमा करवाए हुए, मुझे एक लिमिट दी गई है बैंक की तरफ से, लिमिट दी हुई है, मान लीजिए 1,00,000 रुपये की, 1,00,000 रुपये की मुझे लिमिट मिली हुई है, मैं 1,00,000 रुपये की जो अमाउंट है उसकी पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, 1,00,000 रुपये तक की पेमेंट कर सकता हूँ मैं। अब बाद में क्या होगा, साइकिल पूरा होने के बाद मैं बैंक को पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? एक सिस्टम है जिसमें क्या है, कस्टमर क्या है, ट्रांजैक्शन कंडक्ट करता है थ्रू इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, जिसमें क्या है,
दिस काइंड ऑफ बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। अब देखिए आजकल सभी ट्रांजेक्शन जो हैं, आप लोगों ने हो सकता है हमारी जो क्लासेस परचेज करी हो, आपने क्या किया हुआ, पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करी हो, जिसमें आपने क्या किया, अपनी आईडी लॉगिन करी, ठीक है, उसमें फंड ट्रांसफर में गए, मेरा हमारे किसी ट्यूटोरियल का आपने क्या किया, बैंक अकाउंट नंबर डाला, आईएफएससी कोड डाला, ठीक है, और पेमेंट कर दी, एनईएफटी या फिर क्या किया आपने, आईएमपीएस कर दिया या फिर आरटीजीएस कर दी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। अब इंटरनेट बैंकिंग के बाद क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है जी। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग दैट इज कॉल्ड एक्सेसिंग ऑफ बैंक इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शंस with the help of a computer through the financial institution website on the internet is called online banking. It is also called internet banking और e-banking। जैसे मैं बोल रहा था इंटरनेट बैंकिंग वो क्या थी, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और सेम। इसमें हमने क्या किया, वहाँ पर हम बैंक की, मान लीजिए यस बैंक की मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, क्या मेरे को बैंक चार्जेस लगे हैं, कितने मेरे अकाउंट से पेमेंट हुई है, कितनी डिपॉजिट हुए हैं, वो सब कुछ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और कोई फंड ट्रांसफर करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है जी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इट इज ए चेक और रेदर एन अमाउंट ऑफ चेक विच इज अबव द बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ द पेयर। कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवर क्या होता है ज़्यादा, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है निकलवाना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, एक बैंक द्वारा फैसिलिटी दी गई है, किसको, बैंक द्वारा फैसिलिटी दी गई है कस्टमर को, कि आप क्या है, एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक लिमिट से, एक स्पेसिफाइड लिमिट दी जाती है बैंक की तरफ से, उस लिमिट से क्या है, ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन नंबर क्या होता है, एक सीक्रेट कोड नंबर होता है जो, या फिर एन अल्फाबेट गिवन टू द कस्टमर टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन थ्रू द एटीएम। जैसे कि आपको पता है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड होता है, आपको डेबिट कार्ड के थ्रू अपने ट्रांजैक्शन करनी है, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाता है, एक पिन नंबर दिया जाता है, ठीक है, एक पिन नंबर दिया जाता है, पिन कोड दिया जाता है, पिन नंबर दिया जाता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो क्या है हर कार्ड का डिफरेंट होता है, जिसको आप क्या है कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने टाइम टू टाइम, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको लगता है कि मेरा अनसेफ हो गया है, तो आप जाके या तो फिर वेबसाइट पे, बैंक की वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, पिन चेंज कर सकते हो, या फिर एटीएम मशीन में जाके आप वहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है जी, दैट इज पिन। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, जो क्या है, विच द इन्वेस्टर इज नॉट एबल टू विड्रॉ, वो निकलवा नहीं सकता अकाउंट, एक फिक्स पीरियड ऑफ, फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए क्या है, अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा जो क्या है डिपॉजिट हो जाता है अकाउंट में, बिफोर ए टाइम फिक्स व्हेन मेकिंग द डिपॉजिट, ठीक है जी, बिफोर ए टाइम फिक्स व्हेन मेकिंग द डिपॉजिट्स, पहले ही समय तय कर दिया जाता है कि कितने समय के लिए डिपॉजिट होगा। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, जिसमें क्या है, आपको बैलेंस जीरो मेंटेन करने की, मतलब कोई भी स्पेसिफिकेशन, मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता कि आप लोगों को क्या है इतना बैलेंस मेंटेन करना है। जैसे जनधन योजना था, जनधन खाता जो था वो क्या था, जीरो बैलेंस खाता था। अब फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल सी बता देता हूँ आपको, यस बैंक की तरफ से हमारे को ऑप्शन थी पहले, कुछ साल पहले, सीए और डॉक्टर्स के लिए, कि आपको क्या है, जो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं उनको 10,000 रुपये वाला जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस था, वो क्या है, जीरो बैलेंस में हो जाएगा, मतलब कोई बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन जितनी मर्जी करो, ठीक है, और आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपका बैलेंस जो है अगर 10,000 से कम भी है, जीरो भी है, तब भी कोई नहीं लगेगा, ठीक है। वो स्पेशली किन लोगों के लिए था, दो प्रोफेशनल्स के लिए था, सीए और डॉक्टर्स के लिए था, ठीक है जी। तो मेरा भी और जगदीप सर का भी उसी अकाउंट में अभी तक है, यस बैंक में, ठीक है, काफ़ी सालों से है, 6-7 साल से
पिछले, तो वो होता है जीरो बैलेंस का था, जीरो बैलेंस अकाउंट। ठीक है। बाउंस्ड चेक, बाउंस चेक क्या होता है? बाउंस का मतलब क्या होता है? जंप कर जाना। ठीक है जी। इसमें क्या है बाउंस चेक, यहाँ पे मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक जो क्या हो गया, बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया। आपने मुझे 20,000 रुपये का चेक काट के दिया, आपने मुझे 20,000 रुपये का चेक काट के दिया, और जिस दिन मैंने चेक लगाया उस दिन आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस था, तो वो चेक हो जाएगा बाउंस्ड। दैट इज कॉल्ड बाउंस्ड चेक। ए बाउंस चेक इज नथिंग बट एन ऑर्डिनरी बैंक चेक दैट any bank can refuse to encash or pay because of the fact that there are no sufficient finance in the bank account of the originator of the drawer। ड्रॉअर कौन थे? आप थे। ओरिजिनेटर कौन थे? आप थे। आपने ओरिजिनेट करके दिया ना, चेक को ओरिजिनेट करके दिया आपने मुझे, तो वो आपने चेक मुझे दिया, तो वो क्या हुआ, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से क्या हो गया, वो बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाउंस्ड चेक। ठीक है जी। कैशियर चेक, कैशियर चेक क्या होता है? कैशियर चेक इज ड्रॉन बाय द बैंकर, ड्रॉन बाय द बैंक ऑन इट्स ओन नेम टू मेक पेमेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, कॉरपोरेशन और इवन इंडिविजुअल। क्या है कैशियर चेक? क्या है जो चेक, कैशियर चेक कहते हैं ड्रॉ किया जाता है बाय द बैंक ऑन इट्स ओन नेम, को सेल्फ बोल देते हैं। ठीक है, ऑन इट्स ओन नेम टू मेक पेमेंट, टू मेक पेमेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर बैंक को हो सकता है, या कॉर्पोरेशन को, या इंडिविजुअल को भी हो सकता है। ठीक है ना, कि इस बंदे को पेमेंट दे दी जाए। इंडिविजुअल मतलब डायरेक्टली जाके कलेक्ट कर सकता है बैंक से, सेल्फ का चेक भी जिसको बोल देते हैं। ठीक है जी। चेक, चेक क्या है? चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू क्या है फंड ट्रांसफर किया जा सकता है डायरेक्टली वन पर्सन टू द, डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में डायरेक्टली फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं थ्रू चेक। ठीक है जी, बिना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश के। चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट द बैंक, इंस्ट्रक्ट करता है। मान लीजिए आपने हमारे नाम का KCC ट्यूटोरियल्स के नाम का चेक काट के दिया, तो आपने क्या है देखा जाए तो डायरेक्टली KCC ट्यूटोरियल को पेमेंट करने के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है। ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द राइटर्स बैंक टू द रिसीवर ऑफ द चेक, हमारे अकाउंट में पेमेंट करने के लिए बोला गया है। क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब क्या होता है? क्लियरिंग से मतलब मेरे बच्चों होता है चेक क्या है, बैंक की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। हरी झंडी किस चीज़ के लिए? आपने 20,000 रुपीज़ का चेक काट के दिया, मैंने बैंक में लगा दिया, जमा करवा दिया हमारे बंदे ने, ठीक है, लड़के ने जमा करवा दिया, और वो क्या हो गया, बैंक ने मेरे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में KCC ट्यूटोरियल के अकाउंट में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो डिपॉजिट कर दिया, अब वो क्या हो गई, क्लियरिंग हो गई। क्लियरिंग कैसे हुई है? आपके बैंक ने भी हरी झंडी दे दिया कि ठीक है जी, अमाउंट ठीक है जी, बंदा भी ठीक है जी, अकाउंट नंबर भी ठीक है जी, और बैलेंस भी सफिशिएंट है जी, चेक में कोई गड़बड़ी नहीं है, बेईमानी नहीं है, ठीक है, सब कुछ ऑनेस्टी से हुआ है, ठीक है जी, गुड फेथ में हुआ है। तो हर तरफ से क्या है, हरी झंडी है, तो वो क्या है, क्लियरिंग। क्लियरिंग ऑफ चेक इज बेसिकली अ फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड एट द क्लियरिंग हाउस व्हेन ऑल अमाउंट ऑफ द चेक इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट एंड देन एडेड टू द पेई अकाउंट। आपके खाते में से पहला पैसा निकाल लिया गया और मेरे खाते में अकाउंट में डाल दिया गया। ठीक। डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट स्लिप को और क्या बोल सकते हो, पे इन स्लिप। ठीक है, हमने जमा करवाई, जमा करवाने से क्या होता है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप में क्या होता है, एक तरफ नाम होता है, डेट होती है, ये आपकी डेट का कॉलम है, ठीक है जी, अकाउंट नंबर का कॉलम है, मोबाइल नंबर का कॉलम है। ठीक है, अगर चेक जमा करवाया है तो यहाँ पर क्या होता है, बैंक का नाम होता है, चेक नंबर होता है, ठीक है जी, ब्रांच कौन सी है वो होता है, और इधर अमाउंट होता है। अगर आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, कैश डिपॉजिट करवा रहे हो
तो क्या होता है, डिनोमिनेशन दी जाती है, 500 का नोट है, 2000 का है, 100 रुपये का है, 200 रुपये का है, ठीक है, और नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं वो, और नेक्स्ट कॉलम में अमाउंट, और नीचे टोटल का, ठीक है जी, ये टोटल इन रुपी और टोटल इन वर्ड्स। और नीचे क्या होता है, यहाँ पर सिग्नेचर की ऑप्शन होती है, किसकी, डिपॉजिटर की, और इधर कैशियर की जिसने एक्सेप्ट किया है, और इधर भी डिपॉजिटर की, और इधर कैशियर का सिग्नेचर, ठीक है। जो मतलब हम क्या है, ये कैश और चेक जब हम डिपॉजिट जब करवाते हैं तो पे इन स्लिप होती है, वो पे इन स्लिप दैट इज डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिटर कौन है, जो पैसा जमा करवा रहा है बैंक में, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटर, ठीक है। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये क्या होती है जी, एक मशीन है जो बेसिकली यूज की जाती है बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली। एटीएम क्या है, एक एक्सीलेंट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू द फील्ड ऑफ बैंकिंग, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होता है मेरे बच्चों, एक्सेप्टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज द बैंकर एक्सेप्टेंस is a signed instrument of acknowledgement that indicate the approval and acceptance of the all the terms and condition of the any agreement on the behalf of the banker. It is very wide term that is used in the context with the financial agreement and contracts. ठीक है ना, जो बैंक ने अप्रूवल दे दी है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। टर्म्स एंड कंडीशन आपने पूरी कर दी हैं तो बैंक ने क्या किया, यस कर दिया, आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दी, दैट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टिंग हाउस, एक्सेप्टिंग हाउस क्या चीज़ है, एक्सेप्टिंग हाउस इज ए बैंकिंग और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेशलाइज इन द सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड गारंटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो क्या है स्पेशली डील ही किस में करते हैं, गारंटी देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, और सर्विसेज देते हैं एक्सेप्टेंस की, ठीक है, जिनका काम ही क्या होता है, गारंटी देना कि भाई हमारे वो क्या है, उसके लिए कुछ गारंटी के लिए गारंटर के तौर पे काम करते हैं कुछ गारंटी हाउस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर एक्सेप्टिंग हाउस, ठीक है। उनको क्या है, कमीशन मिलती है कुछ अलग से, किस लिए, गारंटर के तौर पर इस सर्विस के लिए। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द इन्वेस्टमेंट बट इज नॉट येट पेड। मतलब क्या है, मान लीजिए बैंक जो क्या है, बैंक इंटरेस्ट पे करती है कब, टाइम पूरा होने के अगले एक हफ्ते बाद पेड करती है, और 31 मार्च को उन्होंने कैलकुलेट तो कर लिया कि भाई इंटरेस्ट कितना बनता है, पर डिपॉजिट कब हुआ, डिपॉजिट हुआ मान लीजिए 2 अप्रैल को या 5 अप्रैल को या 7 अप्रैल को पे किया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंटरेस्ट ड्यू येट नॉट पेड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेड रेट्स, ये क्या चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेड रेट आर द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी चेंज कॉन्टेक्चुअली बाय द लेंडर, ठीक है जी। इन सम केस दीज रेट्स कैन ऑल्सो बी चेंज बाय द डिपॉजिटर एंड ऑल्सो द पे। एडमिनिस्ट्रेड रेट क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्या है कॉन्ट्रेक्चुअली चेंज किए जा सकते हैं लेंडर द्वारा, ठीक है जी। जो बंदा पैसे उधार दे रहा है आपको, वो बंदा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकता है, ठीक है। और कई बार क्या है, कुछ केसेस में कहते हैं बोरोवर भी कर सकता है, डिपॉजिटर भी चेंज कर सकता है, पे भी चेंज कर सकता है। द लॉज एंड प्रोविजन दैट मॉनिटर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड रेट डिफर इन ईच जुरिडिक्शन, ठीक है जी। कहते लॉ और प्रोविजन जो होती हैं मॉनिटर करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, वो डिफरेंट होती हैं हर एक सिचुएशन में। एडीआर को छोड़ दीजिए, क्योंकि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स वैसे होता है कि मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, इसको नहीं पढ़िए तो अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल बैंकिंग के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड थी, बहुत अलग ही डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है। एडीआर क्या है, कहते हैं रिसीट्स है जो क्या है, डिपॉजिट रिसीट्स हैं जो क्या है शेयर इशू किए जाते हैं अमेरिका में, ठीक है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो अमेरिका में इशू किए जाते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है, किसको, इंडियन बंदों को, ठीक है, हम लोग खरीदते हैं इंडिया वाले, हैव बीन इशू इन ए फॉरेन कंट्री। एडीआर आर ट्रेडेड ओनली इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में ट्रेड होते हैं,
ठीक है, सिमिलर मैकेनिज्म एग्जिस्ट फॉर द अदर कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, एनुटीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? एनुटीज आर द कॉन्ट्रैक्ट दैट गारंटी इनकम और रिटर्न इन एक्सचेंज ऑफ ए ह्यूज ऑफ सम मनी इज डिपॉजिटेड। आपने पैसा जमा करवाया और आपको क्या है, एक फिक्स एज के बाद आपको हर साल फिक्स पेमेंट मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, दैट इज एनुटीज। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है? ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउसेज दैट मॉनिटर्स एंड एडमिनिस्टर्स द प्रोसेस ऑफ चेक एंड फंड क्लियरेंस बिटवीन बैंक्स। कहते हैं ये क्या है? ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउसेज दैट मॉनिटर्ड, जो मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर करता है और एडमिनिस्टर करता है प्रोसेस ऑफ चेक एंड फंड क्लियरेंस का। चेक क्लियरेंस का और फंड क्लियरेंस का मॉनिटरिंग का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली क्लियरिंग सिस्टम दैट दस मिनिमाइज द ह्यूमन वर्क इन द प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस। क्या है? ऑटोमेटिकली जो चेक क्लियर हो जाए और क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाता है, जिससे क्या है, ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है वो मिनिमम कर दी जाए। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट क्या होता है? मान लीजिए बेसिस पॉइंट एक क्या है, 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है। 10 बेसिस पॉइंट है तो 0.10% हो गया। इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल पैरामीटर सच एज इंटरेस्ट, स्टॉक इंडिसेस एंड मार्केट रेट, दैट इज 1/100 ऑफ 1%। जैसे मैंने आपको बोला ना कि 10 बेसिस पॉइंट कितना हो गया? 0.10%। 100 बेसिस पॉइंट 1%, 40 बेसिस पॉइंट 0.40%, 50 बेसिस पॉइंट 0.50%। जैसे आपने ये बेसिस पॉइंट आपने सुना होगा, ये टर्म सुनी होगी, आपने टीवी पर देखा सुना होगा कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट घटाई। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है? 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया। ठीक है जी। ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसे देना। ब्रिज फाइनेंस क्या है? एक लोन को रीपे करने के लिए या एक लोन का गैप फिल करने के लिए दूसरा लोन ग्रांट करना, दैट इज ब्रिज फाइनेंस। अब पहला लोन कौन सा है, चलिए बताते हैं। ब्रिज फाइनेंस ऑल्सो नोन एज गैप फाइनेंसिंग। जो गैप है उसको फिल करने के लिए, किस चीज़ का गैप? ब्रिज फाइनेंसिंग इज ए लोन वेयर द टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन ए शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन इज पाइल्ड अप। अब क्या है, कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग बिगिंस एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट लोन and end with the start of the time period of the second loan, thereby bridging the gap between the two loans. It is known as gap financing. ब्रिज फाइनेंस क्या है? आपने क्या है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को लोन के लिए प्रोवाइड किया हुआ है, आपने फाइल लगाई हुई है, बहुत बड़ी अमाउंट है, उसके फाइनेंसिंग के लिए टाइम लगेगा। आपको लगता है, पता है कि 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड लगेगा इसको क्या है, गैप को फिल होने के लिए, फाइनेंस करने के लिए बैंक जो है इतना टाइम लेगा। अपनी फाइलिंग को प्रोसेस करने के लिए, फाइल को प्रोसेस करने के लिए इतना टाइम जरूर लेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, प्राइवेट बैंक से उस टाइम पीरियड के लिए, उस शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करते हो, लोन ले लेते हो। और जो लोन लिया गया है वो किस लिए किया गया है? टू फुलफिल द गैप, टाइम गैप। जो 6 महीने का समय आपको 3 महीने या 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का जो टाइम गैप है उसको मीट करने के लिए, उस पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो अपने प्राइवेट बैंक से लोन लिया, दैट इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है। कैप क्या होता है? कैप इज ए लिमिट। कैप क्या होता है? लिमिट। कैप सिर पे पाते हैं हम, ठीक है जी। क्या होता है? सिर ढका जाता है, लिमिट लग जाती है, ठीक है, बाल उड़ेंगे नहीं। ज़्यादातर लोग इसलिए डालते हैं ना, या फिर जिनके बाल नहीं है वो ढकने के लिए, या फिर जिनके बड़े हेयर्स हैं उसको रोकने के लिए कि उड़े ना।
ठीक है जी, वो देखा जाए तो क्या हुआ, लिमिट लगा दी। कैप क्या है, लिमिट है दैट रेगुलेट्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एन एडजस्टेबल रेट मोर्टगेज। क्या हुआ कि एक कैप लगा दी, कैप क्या, एक लिमिट लगा दी इसके लिए, रेगुलेट्स करने के लिए कि इंक्रीज और डिक्रीज इससे ज़्यादा नहीं होगा इंटरेस्ट रेट में। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट में और इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ द एडजस्टेबल रेट मोर्टगेज। करेक्ट है। कैश रिजर्व, कैश रिजर्व क्या होता है कि हर बैंक को CRR कैश रिजर्व मेंटेन कर, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है किसके साथ, RBI के पास। ठीक है जी, द कैश रिजर्व इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट एंड कैन ऑल्सो बी विड्रॉन इमीडिएटली। कैश रिजर्व इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट। जो यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो नहीं है, सॉरी, कैश रिजर्व है। कैश रिजर्व क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट में अवेलेबल है और विड्रॉ किया जा सकता है, दैट इज कैश रिजर्व। दैट इज कैश अवेलेबल भी कह सकते हो आप लोग इसको, देखा जाए कैश रिजर्व की जगह कैश अवेलेबल भी कह सकते हो इसको, जो अवेलेबल है, जो क्या है, इमीडिएटली पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, दैट इज कैश रिजर्व या कैश अवेलेबल। रेपो रेट, ठीक है जी, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है द रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम द RBI अगेंस्ट प्लेजिंग और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द RBI। रेपो रेट क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे क्या है, बैंक, बैंक मतलब कमर्शियल बैंक, ये आपने बहुत बारी सुना हुआ है +1 +2 में। ठीक है ना, रेपो रेट क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक जो क्या है, मनी बोरो करती है, किससे, RBI से। ठीक है जी, कमर्शियल बैंक्स क्या है, मनी बोरो करती हैं किससे, सेंट्रल बैंक से, जिस रेट पर, दैट इज कॉल्ड बैंक रेपो रेट। रेपो रेट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपर्चेज रेट। जनरली दीज लोन्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 2 वीक्स। ठीक है जी, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के लिए। रेपो रेट डिफर फ्रॉम द बैंक रेट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम होरिजन। रेपो रेट इज ए शॉर्ट टर्म मेजर्स एंड इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म लोन। रेपो रेट इसलिए शॉर्ट टर्म लोन के लिए, जैसे बताया कि 2 हफ्ते के लिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बैंक रेट किस लिए है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि बैंक रेट और रेपो रेट सेम ही चीज़ है। ठीक है ना, जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, और रेपो रेट जो होता है, सॉरी, शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, और जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए, याद रखना ये चीज। रिवर्स रेपो नाम ही बता रहा है, रिवर्स रेपो, रेपो का उल्टा। उल्टा क्या होगा, पहले क्या था, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जो पैसा उधार ले रही है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अब इसमें क्या होगा, कई बार क्या है, बैंक के पास भी सरप्लस हो सकता है, कमर्शियल बैंक के पास भी सरप्लस हो सकता है। कमर्शियल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक को, RBI को लोन दे रही है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, या फिर आप कह सकते हो कि कमर्शियल बैंक को जो इंटरेस्ट मिल रहा है रिजर्व बैंक से, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। इट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द RBI व्हेन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द RBI फॉर ए शॉर्ट पीरियड। अगर आप के पास कुछ सरप्लस है और सरप्लस आप जमा करवाना चाहते हो RBI के पास, उसके लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना, इतना। बैंक रेट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बैंक रेट किस लिए है, बैंक रेट क्या है, ये भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो क्या है, किसको दिया गया है, RBI द्वारा, किसको, कमर्शियल बैंक को। मतलब कमर्शियल बैंक मनी बोरो करेगा किससे, मनी बोरो करेगा किससे, RBI से, और कितने पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। इट इज अ इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक in the discharge of its function as the banker's bank lent to the commercial bank, since this lending may be in form of discounting of the securities pledge, certificate of deposit, CD। एक CD होता है, एक CP होता है। CP क्या, कमर्शियल पेपर, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अब है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक सर्टिफिकेट है सेविंग्स डिपॉजिट का, दैट प्रोमिसेस द डिपॉजिटर द सम बैक अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट। ये आपको क्या है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जस्ट लाइक ए फिक्स डिपॉजिट, FTR, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स की तरह, कि आपको क्या है, एक अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिल जाएगा फिक्स पीरियड बाद। क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या है? एक जगह है जहां पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट बैंक मीट करते हैं फॉर कंफर्मिंग एंड क्लियरिंग ऑल द चेक्स एंड बैलेंसेस विद ईच अदर। ठीक है जी, सभी के बैलेंस और चेक्स जो हैं, चेक देखने के लिए। क्लियरिंग हाउस इन द मोस्ट कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड इज मैनेज बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, क्लियरिंग हाउस कौन मैनेज करता है? RBI करता है, सेंट्रल बैंक। कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट की आपको हर पीरियड में मिलती जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका 1 लाख रुपये आपने जमा करवाया, इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% पर एनम, 6% पर एनम। और आपने पैसा जमा करवाया कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 1 लाख रुपये आपने डिपॉजिट करवाया, इंटरेस्ट रेट बोला गया 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मतलब क्या है, 1 लाख का 6%, 6% कितना होता है? 6,000। आपको 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6,000। और 5 साल का कितना हो जाएगा? 30,000। तो क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट टोटल कितना मिलेगा पूरे 5 सालों में? 30,000। पहले साल का भी इंटरेस्ट 6,000, दूसरे का भी 6, तीसरे का भी 6, चौथे का भी 6 और पांचवें का भी 6। एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है ऐड ऑन करना, ऐड ऑन, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यही अगर 6% पर एनम होता कंपाउंडेड, और कंपाउंडिंग एनुअली होता, कंपाउंडिंग एनुअली, ये आपको नेहा मैम ने मैथ के टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाया होगा। ठीक है, और आगे जाके आपको इंटरमीडिएट एग्जाम में कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में मुझे करवाने का मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा आपको अच्छे से पढ़ाने का। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ोगे तो देखोगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मैं कुछ यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने बोला 6% इंटरेस्ट यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली कर दें, तो क्या होगा, 1 लाख रुपये का सपोज करिए आपने इन्वेस्टमेंट करी, 6% पर एनम है, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 6,000। कभी भी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पहले साल डिफरेंट नहीं होता, दोनों साल सेम ही होता है, दोनों साल सेम ही होता है। ठीक, ठीक है सर। अब देखिए होता क्या है, दूसरे साल अब इंटरेस्ट जो लगेगा ना, 1 लाख जो प्रिंसिपल था वो प्लस पहले साल का जो इंटरेस्ट था 6,000। अब देखा जाए आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1,06,000 की, और उसके ऊपर कितने परसेंट लग जाएगा? 6%। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट दूसरे साल का इतना आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। डेट सेटलमेंट। डेट सेटलमेंट क्या होता है? डेट सेटलमेंट क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें क्या है, ए पर्सन इन डेट नेगोशिएट करता है प्राइस विद द लेंडर ऑफ ए लोन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट्स एंड द डे रेट ऑफ रीपेमेंट, रेट ऑफ रीपेमेंट का, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट को कम करने के लिए, और इंश्योर ए फास्ट एंड गारंटेड रीपेमेंट के लिए। ठीक है जी, मान लीजिए हमने क्या किया, लोन को गारंटी रीपेमेंट करने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए बैंक को रिक्वेस्ट लगाई। ठीक है, प्रोसीजर वेयर ए पर्सन इन डेट नेगोशिएट द प्राइस, हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए विद द लेंडर ऑफ ए लोन, बैंक ही था ना लेंडर। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट्स, कि आप हमारी क्या करिए प्लीज़ सर, किस्त कटा दीजिए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रीपेमेंट का कम कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली EMI जो है कम ही हो जाएगी ना। ठीक है, तो इंश्योर करने के लिए फास्ट और गारंटीड रीपेमेंट कि हम कर देंगे सर, पक्का कर देंगे, ईमानदारी से कहते हैं। दैट इज डेट सेटलमेंट। डेट रीपेमेंट क्या है? डेट रीपेमेंट है टोटल प्रोसेस रीपेमेंट, टोटल प्रोसेस रीपेमेंट ऑफ ए डेट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। वही जो पूरा प्रोसेस अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। Sometime the consolidation that is provided is also included in the debt repayment, कि भाई पूरा का पूरा लोन रीपे करने की बात भी कई बार हो सकती है। दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ ए डेट ऑफ रीपेमेंट। डेट रिकवरी। डेट रिकवरी क्या होता है? पैसे निकलवाना। अब बैंक वाले क्या करते हैं, जो बंदा
नहीं ईएमआई पे करता तो उसके लिए डेट रिकवरी प्रोसेस होता है कि भाई पहले नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है जी, फिर एक नोटिस भेजा जाएगा, फिर क्या है रिकवरी एजेंट जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नोटिस जाएगा, समन जाएगा, इस ये क्या है डेट रिकवरी प्रोसेस। डेट रिकवरी इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट बाय द बैंक्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बाय द वेरियस प्रोसीजर लाइक डेट सेटलमेंट और सेलिंग ऑफ कोलेटरल, कि भाई अगर आप हमारे पैसे नहीं देते तो हम आपकी एसेट लास्ट में बेच देंगे। ई कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश, digital cash, e-cash is a technology where the banking organization resort to the use of electronic computer, internet and other network to execute transaction and transfer the funds। एक बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान रास्ता अपनाया बैंकों ने कि भाई अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी लाइबिलिटी, अपनी बर्डन्स को, अपनी टेंशन को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ई कैश का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक। अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, अर्ली विड्रॉल पेनल्टी क्या है? Early withdrawal penalty is basically a penalty that is levied by the bank because an early withdrawal of a fixed investment by an investor. Early withdrawal of a fixed investment by an investor, any investor, there can be several type of early withdrawal penalties like forfeiting the promised interest। आपने क्या है जो ड्यू डेट से पहले ही अगर अमाउंट विड्रॉ कर ली, ठीक है, तो उसके लिए आपको अर्ली विड्रॉल की पेनल्टी लग सकती है। समय से पहले ही अगर आपने अमाउंट विड्रॉ कर ली, जैसे क्या होता है LIC के लिए आपने किस्त करवाई, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उन्होंने बोला होता है कि आपने अगर इस टाइम पीरियड से पहले अगर पॉलिसी विड्रॉ करी तो आपको क्या है, इतने जो आपको एक्चुअल में अमाउंट मिलनी है उसका जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको इतने की बजाय इतने लगेगा। या फिर आप कह सकते हो कि आपने FD करवाई 5 साल की, आपको 3 साल बाद फंड की जरूरत पड़ गई, ऐसा तो नहीं होगा कि बैंक आपको देगा ही नहीं पैसे। हो सकता है ऐसा? खुद समझ, कॉमन सेंस लगाइए, कभी ऐसा हो सकता है कि 5 साल बाद, 5 साल की FD करवाई, 3 साल बाद आपको इमरजेंसी हो गई कोई, क्या बैंक आपको पैसे नहीं देगा? बिल्कुल देगा, आपके पैसे हैं, क्यों नहीं देगा भाई, ठीक है। पर क्या होगा, अर्ली विड्रॉल की एक पेनल्टी लग जाएगी आपको। तो यहाँ पे पेनल्टी से मतलब यहाँ पर ये है जो एक्चुअल में अमाउंट आपको मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। अर्ली विड्रॉल पेनल्टी से मतलब यहाँ पर ये है जो आपको अमाउंट एक्चुअल में मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, उससे थोड़ी सी कम मिलेगी, जो लेस की जाएगी, दैट इज कॉल्ड अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। जो अमाउंट लेस की जाएगी मतलब कम अमाउंट दी जाएगी, जो कम अमाउंट दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है? दैट इज डिपॉजिट मेड बाय द बायर टू द पोटेंशियल सेलर ऑफ ए रियल एस्टेट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द नेगोशिएशन ऑफ द परचेज। साई बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है ना, वो जो शुरुआत में ट्रांजेक्शन बुक करने के लिए हमने जो साई जमा करवाई, डिपॉजिट करवाई, दैट इज कॉल्ड अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरेशन डेट क्या होती है? This term indicate that validity of a financial document or instrument after a specified period of time। भाई ये एक्सपायरी है इंस्ट्रूमेंट की, जैसे चेक की एक्सपायरी कितनी होती है? 3 महीने। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन क्या होता है? जो लोन अगेंस्ट स्टडी होता है, ठीक है, स्टूडेंट लोन जिसको हम बोलते हैं। एजुकेशन लोन ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट लोन इज स्पेसिफिकली मीन्ड टू प्रोवाइड फोर्स्ड बोरोअर एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एजुकेशन। पढ़ाई के ऊपर जो खर्चा होगा उसको फाइनेंस किया जाता है। इट इज़ इन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री एजुकेशन लोन टेंड टू हैव ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। द पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑल्सो स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन पीरियड ऑफ द लोन। ठीक है जी, जो कहते हैं पीरियड है जो रीपेमेंट का आफ्टर द कंप्लीशन पीरियड ऑफ द लोन और स्टडी कह सकते हो। अब जब स्टडी पूरी हो जाती है उसके बाद मोस्टली जो होता है वो उसका पेमेंट का टाइम होता है कि जब स्टडी पूरी हो जाएगी, ठीक है। स्टडी भी देखिए ना, लोन भी इस तरीके से ग्रांट किया जाता है कि आपको 3 किस्तों में दिया जाएगा, 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, कि आपकी देखिए ऐसा तो नहीं है आपका 5 साल का कोई कोर्स है मान लीजिए, अब लोन 5 साल का कोर्स है, क्या इंस्टीट्यूशन वाले, यूनिवर्सिटी वाले क्या पहले ही एडवांस ले लेते हैं सारा पैसा? बिल्कुल नहीं लेते। उनको पता होता है कि यहाँ पे पेमेंट किस किस तरीके से ली जाती है, कब कब ली जाती है, तो उसी हिसाब से बैंक जो है ग्रांट करता है, ठीक है।
पेई, पेई और पेयर। पेयर, पहली बात, पेयर कौन होता है? पेयर इज द पर्सन हु पे द मनी टू द पे, ठीक है, जो बंदा पे करता है, दैट इज पेयर। और पेई क्या है? जिसको पैसे मिले हैं। आपने मुझे चेक काट के दिया, पेयर हो गए, मुझे मेरे नाम पे चेक दिया, मैं कौन हो गया? पेई हो गया, ठीक है जी। जिसको चेक दिया, केसीसी ट्यूटोरियल पेई हो गया, और आप कौन हो गए? यू, पेयर। गारंटर, गारंटर बताने की जरूरत है। गारंटर कौन होता है? जो गारंटी देता है कि सर ये वाला बंदा पैसे दे देगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा? अगर डिफ़ॉल्ट करता है पैसे देने वाला बंदा, जिसकी आपने गारंटी दी है, वो बंदा अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको क्या है? उसके बिहाफ पे पेमेंट करनी होगी। गारंटर इज ए क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जिम्मेदारी ली कि सर इस बंदे को आप पैसे दे सकते हैं, उधार दे दीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ, तो आप कौन हो गए? गारंटर, ठीक है। तो आपने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेदारी ली कि इस बंदे को आप पैसे दे दीजिए, उधार दे दीजिए, मैं इसकी गारंटी लेने को तैयार हूँ, ठीक है जी। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बोरोवर हु इज ऑल्सो द परचेजर पे ए सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इंक्लूड ए क्रेडिट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। अब क्या है इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट? क्या है इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट? हुआ है कि जो अमाउंट है वो किश्तों में दी जाएगी, ईएमआईज में दी जाएगी, दैट इज इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बताने की जरूरत है? इंटरेस्ट रेट इज अ रेट दैट इज चार्ज दैट इज पेड बाय एनी बोरोवर, चार्ज दैट इज पेड बाय एनी बोरोवर और डेटर फॉर द यूज ऑफ मनी। आप इंटरेस्ट रेट दिया जाता है किस लिए? कि भाई आपने पैसा यूज़ किया है, मैंने आपको मनी लेंड किया, आपने बोरो करी, तो मैं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा हूँ वो किस लिए? जो अपने मेरा पैसा यूज़ किया है, मनी यूज़ किया है, उसके लिए इंटरेस्ट मेरे द्वारा चार्ज किया जा रहा है आपसे, दैट इज इंटरेस्ट रेट। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है जी? एक डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बैंक, एक डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है बैंक द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर और द इंपोर्टर। एलओसी जिसको आप बोलते हो, एलओसी इशू किया जाता है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। स्टेटिंग इट्स कमिटमेंट टू पे ए थर्ड पार्टी, कमिटमेंट है कि भाई थर्ड पार्टी को पेमेंट हो जाएगी, टू पे, कमिटमेंट टू पे ए थर्ड पार्टी ए specific amount for the purchase of goods by its customer who is the buyer, that is the seller has to meet the condition given in the document and submit the relevant documents in order to receive the payment, ठीक है जी। LOC are mainly used in the international trade transaction of huge amount, ठीक है ना। LOC मेनली जो है वो किस लिए होते हैं? ह्यूज अमाउंट के लिए होते हैं। wherein the customer and the supplier live in different country, कि आप मान लीजिए फॉरेन में हो, मैं इंडिया में हूँ, ठीक है जी। अब कोई बीच में इंटरमीडिएरी तो होना चाहिए जो जिसके बिहाफ पे क्या है? गारंटी दी जा सके कि हाँ भाई ये बंदा टाइम पे पैसे दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए बैंक क्या करता है? बैंक इंटरमीडिएरी का काम करता है, ठीक है, जिसके लिए वो क्या कहता है? लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, ठीक है जी। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड क्या होता है? गारंटी गिवन बाय द लेंडर दैट देयर विल बी नो चेंज इन द कोटेड मोर्टगेज रेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या है? इसमें क्या है? कोई चेंज नहीं हो सकता मोर्टगेज में, ठीक है, कि इतने साल इतने ही टाइम पीरियड यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है ना। मोर्टगेज क्या होता है? गिरवी रखना, गिरवी रखना। Mortgage is a legal agreement between the lender and borrower where real estate property is used as a collateral for the loan. Mortgage क्या है? गिरवी रखी हमने प्रॉपर्टी लोन के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ द डेट। आप मान लीजिए आपने मुझे पैसा उधार दिया और मैंने क्या है? बैंक को सपोज कीजिए
हम आप अपनी बात नहीं करते, हमने क्या है बैंक से पैसा लोन लिया, उधार लिया, और बैंक ने क्या है सिक्योरिटी मांगी, तो हमने अपना घर जो है मोर्टगेज रख दिया, गिरवी रख दिया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मोर्टगेज। अकॉर्डिंग टू द मोर्टगेज एग्रीमेंट द लेंडर ऑफ द लोन इज ऑथराइज टू कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी। आपको भी पता है अगर हम पेमेंट नहीं करते बैंक को तो बैंक क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है हमारी प्रॉपर्टी। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या होता है? मैच्योरिटी इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ एनी फिक्स इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या होता है? रिडम्पशन पीरियड आप कह सकते हो। इन्वेस्टर इज रीपेड द इन्वेस्टेड अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ठीक है जी, इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टेड मनी के साथ जो रीपे कर देता है, दैट इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात होती है। मैच्योरिटी अमाउंट क्या कह सकते हो? 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट आपको मानो मिलना है 40 रुपये मैच्योरिटी पीरियड का, तो मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हो गई? 140 रुपये हो गई। मैच्योरिटी पीरियड कितना हो गया? जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए 5 साल, तो 5 साल मैच्योरिटी पीरियड हो गया, मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हो गई? 140 रुपये। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू एट विच द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द सप्लाई ऑफ द मैन्युफैक्चरर डिसाइड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस। मार्केट वैल्यू क्या है? इज द वैल्यू एट विच डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड सप्लाई ऑफ द मैन्युफैक्चरर डिसाइड द प्राइस। कहते कस्टमर की डिमांड और सप्लायर की सप्लाई तय करती है प्राइस। ठीक है ना, कि क्या प्राइस होगा गुड्स का। द मार्केट वैल्यू इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन द सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट्स। जहाँ पर क्या है, डिमांड और सप्लाई कर्व मीट करता है। दस मार्केट वैल्यू इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड द नंबर ऑफ सेलर हु सप्लाइज द गुड्स और कमोडिटीज। ठीक है। स्मार्ट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड क्या हो सकते हैं? ये कहते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं होते। ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या है? एक कंप्यूटर जिसमें चिप लगी होती है, प्रोसेसेस ए कंप्यूटर चिप, जिसमें क्या है कंप्यूटर चिप लगी होती है, विच इज़ यूज फॉर द डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। वो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, और इसलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हाँ भाई ये बंदा, ठीक है, इस चीज़ का एंट्री के लिए कह सकते हो आप। ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंडिकेटेड लोन। सिंडिकेटेड लोन क्या होता है? ए वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय द ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स टू द सिंगल बोरोअर। कहते हैं ए वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स टू द सिंगल बोरोअर, especially corporate borrowers. In most cases of syndicated loan, there will be a lead bank which provide a part of the loan and syndicates the bank amount to the other bank. Syndicated loan देखा जाए तो क्या हुआ, एक बड़े लोन हुए जो क्या है एक बड़ी पार्टी को, बड़ी कंपनी को दिए जाते हैं। ठीक है। ए वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय द ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स, जो क्या है आगे एक्सटेंड कर दी, सिंडिकेट कर दिए जाते हैं दूसरे बैंक को। मान लीजिए किसी पार्टी ने, कंपनी ने 100 करोड़ का आपसे लोन अप्लाई किया, आपने क्या किया, 80 करोड़ या 60 करोड़ का लोन एक बैंक ने, ठीक है, ग्रांट कर दिया, और बाकी क्या है 40 करोड़ दूसरे बैंक के साथ सिंडिकेट कर दिया। ठीक है। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस in most cases of syndicate loans there will be a lead bank, एक लीड बैंक होता है, ठीक है, विच प्रोवाइड ए पार्ट ऑफ द लोन, जो आगे है, जो मेन बात कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है पार्टी के साथ। ठीक है। एंड द सिंडिकेट्स द बैलेंस अमाउंट टू द अदर बैंक्स। ठीक है, और सिंडिकेट कर रहा है बैलेंस अमाउंट अदर बैंक को, अदर बैंक्स को। बाकी जैसे मैंने बोला कि 60 करोड़ रुपए मेन बैंक क्या है, लीडिंग बैंक, ठीक है, और 40 करोड़
जो जिस दूसरे बैंक को वो सिंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या है? द सम और पोर्शन ऑफ द वैल्यू दैट इज एट ए स्टेक ऑफ सब्जेक्ट टू द लॉस फ्रॉम ए वेरिएशन इन द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट। कहते हैं कुछ हिस्सा जो क्या है रिस्क पे है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। कुछ हिस्सा सब्जेक्ट, कुछ पोर्शन जो है स्टेक। स्टेक का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। कुछ हिस्सेदारी जो क्या है इस पे है, लॉस के रिस्क पर है। होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग तो सुना था, होलसेल बैंकिंग क्या होता है? होलसेल बैंकिंग इज ए टर्म यूज फॉर द बैंक्स विच ऑफर सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब आप जाओगे ना यस बैंक, अगर आपका किसी का बैंक अकाउंट है तो वहाँ पर देखोगे ना रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग। कॉर्पोरेट होलसेल नहीं वहाँ पर लिखा होता, वहाँ पे कॉर्पोरेट लिखा होता है, ठीक है। तो रिटेल पे जाओगे तो क्या है, आपके मेरे जैसे हमारे जैसे लोग आते हैं रिटेल बैंकिंग में, ठीक है। होलसेल में क्या है, कॉर्पोरेट एंटिटीज आ जाती हैं, लार्ज इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? होलसेल बैंकिंग। ज़ीरो डाउन पेमेंट मोर्टगेज। ज़ीरो डाउन पेमेंट मोर्टगेज काफ़ी पता लग रहा है। ज़ीरो डाउन पेमेंट मतलब शुरुआत में हमने मोर्टगेज की है, शुरुआत में जीरो अमाउंट होगी, डाउन पेमेंट जीरो होगी, बाकी क्या है फ्यूचर में पेबल होगी इन इंस्टॉलमेंट्स। जीरो डाउन पेमेंट मोर्टगेज इज अ टाइप ऑफ मोर्टगेज गिवन टू द बायर हु डज नॉट मेक एनी डाउन पेमेंट वाइल बोरोइंग, ठीक है। कुछ भी उसे डाउन पेमेंट नहीं करनी बोरोइंग के समय में। द मोर्टगेज बायर बोरो द अमाउंट एट द एंटायर परचेज, ठीक है जी। मोर्टगेज बायर क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है पूरी अमाउंट, गुड्स की पूरी अमाउंट, एसेट की पूरी अमाउंट एट द एंटायर परचेज प्राइस। फॉर एग्जाम्पल जन धन अकाउंट, ठीक है ना। मोर्टगेज बोरो, बायर बोरो द अमाउंट एट द एंटायर परचेज प्राइस, सारे परचेज प्राइस पे। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इसके बाद हमारा बैंकिंग की सभी टर्मिनोलॉजीज फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद अदर रह जाती हैं सिर्फ। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात होती है। जीरो डाउन पेमेंट मोर्टगेज में आप ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमने एलईडी परचेज करी, एलईडी परचेज करी, उसमें उस समय बजाज फाइनेंस की तरफ से ऑप्शन था कि आप 14 ईएमआईज में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको कुछ भी आपको डाउन पेमेंट नहीं देना, तो उसको आप कह सकते हो ज़ीरो डाउन पेमेंट मोर्टगेज, ठीक है। ज़ीरो डाउन पेमेंट मोर्टगेज भी कह सकते हो उसको। तो ये था बच्चों हमारा बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। काफ़ी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी चीज़ें बहुत आसान थी, और कुछ जो थी आपके बिल्कुल नई नई सुनी हुई चीज़ें थी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने आज के लेक्चर में। इतना ही बच्चों, थैंक यू।